जॉब अपडेट में आप सभी का स्वागत है। ये जॉब है जीएमआरसी में, कई सारी पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है। जो बेसिक चीजें आपको जानना चाहिए वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर ही लूंगा, बाकी तो जो चीजें मैं बताऊंगा वो सारी एडवर्टीजमेंट से ही हैं। इन सारे टॉपिक्स पे हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट रहता है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कुछ ही टाइम बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं लास्ट ईयर का, उनका इंटरव्यू आएगा। जो आपका कमेंट होगा, जो आपका डाउट होगा, मैं उनसे पूछ लूंगा, डायरेक्टली उन्हीं से पूछ लूंगा, क्लियरिटी मिल जाएगी आपको। तो जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, वहां से मैं कलेक्ट कर लूंगा। मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो आप, चाहे टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, सारी जगह पे कर सकते हो। ये सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पे आप मुझसे जुड़ सकते हो। यहां पे आप देखो वैकेंसी की, सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी, नंबर ऑफ वैकेंसी, सारी चीजें मेंशन कर रखी हैं। सबसे ऊपर वाली जो पोस्ट है आपकी एससीटीओ की है। इनकी सैलरी ज्यादा होती है। काम क्या होता है बेसिकली, जो आप कह सकते हो ऑपरेशनल मैनेजमेंट होता है ना किसी स्टेशन का, वो इनको देखना होता है। ठीक है, तो एक तरह से आप कह सकते हो कि इंचार्ज वाले जो काम होते हैं सारे, वो आपको देखने होते हैं। डिटेल में इसके ऊपर हम बात करेंगे जब इंटरव्यू होगा उसमें। ये सारी वैकेंसी है, इन सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, पर ध्यान रहे आपको केवल एक पोस्ट ही अप्लाई करना है। ठीक है, नहीं कि आप मल्टीपल में एलिजिबल हो तो मल्टीपल पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो, नहीं। चूज कर लीजिए, इनमें से किसी एक को आपको अप्लाई करना है। बहुत ज्यादा हड़बड़ी नहीं दिखानी है। अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपके लिए बेहतर कौन सी है, तो वो हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे कुछ टाइम में। तो उसके बाद आप डिसाइड कर लेना कि आपको किस में अप्लाई करना है। ये बेसिकली साइंस वालों के लिए पोस्ट है। ठीक है, तो इनकी क्राइटेरिया, इनकी एलिजिबिलिटी अलग है, यहाँ पे आप देख पाओगे। बाकी ये पोस्ट भी इंजीनियर्स के लिए है, ये पोस्ट भी इंजीनियर्स के लिए है। इसमें जितनी ब्रांचेज मेंशन कर रखी हैं सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक है जेई वाली, ये भी स्पेसिफिक है जेई वाली, ये भी स्पेसिफिक है। तो कुछ स्पेसिफिक हैं, ये सिविल वाली स्पेसिफिक है। तो कुछ स्पेसिफिक पोस्ट हैं कि आपको उसी पर्टिकुलर का मतलब स्ट्रीम, उसी स्ट्रीम में आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? डिप्लोमा है। बीटेक एलिजिबल है कि नहीं? जी एलिजिबल है, बीटेक एलिजिबल है। पर हाँ ध्यान रहे कि जो इंजीनियर हैं वो इसमें भी एलिजिबल हैं, जेई वाले में भी एलिजिबल हैं। तो आप डिसाइड कर लो कि आप किस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हो। एज की क्राइटेरिया है, ये मेडिकल की क्राइटेरिया की जगह पे A1 A1 लिख रखा है, A1 B1। ये मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली है क्या। मेडिकल इनका थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, तो आप अगर एलिजिबल हो, मेडिकली फिट हो तो ही अप्लाई करो, अदरवाइज यहाँ पे एनर्जी वेस्ट ना करो। दूसरे किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करो जहां पे आप फिजिकली फिट हो। एलिजिबिलिटी में कोई इश्यूज नहीं आने वाले हैं। ये बेसिकली ITI होल्डर्स के लिए है। तो अगर आपने ITI किया है तो ये सारी पोस्ट अप्लाई कर सकते हो। सैलरी शुरू में जो है आपकी सैलरी, वो कुछ फिक्स सैलरी रहेगी 2 मंथ के लिए। वो प्रोविजन पीरियड होता है आपका। प्रोविजन पीरियड कंप्लीट होने के बाद आपको 5 ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाएगा। ठीक है, वहां पे आपको पूरी सैलरी दिया जाएगा। अब उसके बाद का जो प्रोसीजर है ऐसे यहाँ पे मेंशन नहीं है। मैंने कई लोगों से बात किया पर वो क्लियरिटी है नहीं एग्जैक्टली। इसका कुछ ऐसा रूल निकले तो पता चलेगा। पर हाँ, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको जरूर आइडिया होगा, वहां पे हम लोग कंफर्म कर लेंगे। इससे पहले का भी एक इंटरव्यू पड़ा हुआ है, कुछ डिटेल वहां पे डिस्कस किया गया है। अगर आप वो देखना चाहते हो तो देख लेना, इस वीडियो के लास्ट में आपको वो इंटरव्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी है। इसमें तो मुझे नहीं लगता कि किसी को डाउट होगा। हायर क्वालिफिकेशन यहाँ पे एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। पहला, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि हायर क्वालिफिकेशन एलिजिबल है। आजकल बहुत सारे जगह डिप्लोमा वाली जो पोस्ट होती है वहां पे हायर क्वालिफिकेशन को मना कर देते हैं, पर यहाँ पे एलिजिबल है तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपके अंदर किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी है, जनरली जहां पे डिसेबिलिटी होती है वहां पे कोटा मिल जाता है। बाकी सारी वैकेंसीज में आपको कोटा मिल जाता है, पर यहाँ पे एलिजिबिलिटी नहीं है। इनका कहना है ये टेक्निकल पोस्ट है, किसी डिसेबल को लेते हैं तो शायद उनके लिए जो टास्क है वो ठीक से परफॉर्म ना कर पाए, उसके वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, फिर जो कैंडिडेट फाइनल ईयर में है, ध्यान रहे, कुछ लोग कहते हैं सर कुछ टाइम बाद मैं फाइनल ईयर में चला जाऊंगा। भाई ऐसा नहीं है। फाइनल ईयर में हो, आपका रिजल्ट आ जाएगा, मतलब आप लास्ट सेमेस्टर में हो, एलिजिबिलिटी के लास्ट सेमेस्टर में। सपोज कर लीजिए एग्जांपल के लिए कि आप डिप्लोमा कर रहे हो, डिप्लोमा एलिजिबल है यहाँ पे, डिप्लोमा के लास्ट सेमेस्टर में हो, मतलब आप 6 सेमेस्टर में हो। सपोज करिए आप डिप्लोमा नहीं किए हो, आप बीटेक कर रहे हो, आप बीटेक के आप 8 सेमेस्टर में हो, तो आप एलिजिबल हो। ऐसा नहीं कि सर अभी मैं ना 6 सेमेस्टर में हूं, अगले साल मैं लास्ट ईयर में चला जाऊंगा, मतलब 7 सेमेस्टर आ जाएगा तो क्या मैं एलिजिबल हूं? ऐसा नहीं है। मतलब इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें ऐसे मैसेज भर भर के आ गए। मैंने कहा भाई आपकी डिग्री 1 साल बाद कंप्लीट हो जाएगी,
तब तक ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी, आप कैसे एलिजिबल हो जाओगे इसमें? एक चीज साफ साफ लिख रखा है, लासिक सर्जरी आपने करवा रखी है तो आप एलिजिबल नहीं हो, मतलब आपको फॉर्म नहीं भरना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग है 1/4 का। एग्जाम पैटर्न के बारे में आगे हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने वो मेंशन कर दिया कि आपका 2 ईयर का जो प्रोविजन पीरियड रहेगा वो रहेगा, उसके बाद प्रोविजन पीरियड कंप्लीट होने के बाद 5 ईयर, देखिए यहां पे मेंशन कर रखा है, दैट इज अपॉइंटेड ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स। ये मैंने वहीं से कॉपी पेस्ट किया है एडवर्टीजमेंट से डायरेक्टली, ठीक है। अब ये जो फंडा है कि 5 ईयर तो ठीक है, स्केल आपकी पूरी रहेगी, पर कॉन्ट्रेक्चुअल मेंशन कर रखा है। अब इसके बाद वो क्या करते हैं, ये थोड़ा सा है कि मतलब क्या करते हैं, कोई एग्जाम लेते हैं, रेगुलर कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है, या उसके बाद ऑटोमेटिकली रेगुलर हो जाता है, या उसके बाद टर्मिनेट कर देते हैं, क्या करते हैं बेसिकली, ये हम लोग जानेंगे बाद में जब इंटरव्यू करेंगे तब, ठीक है। फिर एक बात नीचे और मेंशन कर रखा है कि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग या प्रोविजन पीरियड या कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड अगर आपकी सर्विस सेटिस्फैक्टरी नहीं है, जीएमआरसी के स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, तो आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। पर हाँ, इससे कुछ घबराने वाली बात नहीं, ऐसा नहीं घबरा जाओ यार ये पोस्ट ही बेकार है, भरना ही नहीं चाहिए, ऐसा वैसा ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये बस लिखी गई बातें हैं। लिखा तो ये भी होता है कि आईएएस की जो नौकरी होती है ना, उसमें भी 2 साल का प्रोविजन होता है। सारी सरकारी नौकरी में लिखा जाता है कि 2 साल में आपको निकाला जा सकता है, पर किसी को निकाला जाता है, नहीं निकाला जाता। एकदम से एक्सट्रीम कर दो आप तो कहीं से भी निकाला जा सकता है, ठीक है। तो वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखा गया रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको निकाल ही दिया जाएगा, पर एकदम से हद कर दोगे तो फिर तो निकालना ही चाहिए। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। रिटन एग्जाम है, 20 मार्क्स का गुजराती रहेगा, 100 मार्क्स का आपका जो बाकी एप्टी रीजनिंग ये सब रहेगा। ये जो 20 मार्क्स है ये मेरिट में कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसमें केवल आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए? जनरल कैटेगरी से हो तो 60% क्वालिफाइंग है, रिजर्व कैटेगरी से हो तो 50% क्वालिफाइंग है, मतलब 10 नंबर लाना है। अगर आप यहां से हो तो 12 नंबर लाना है आपको, इतना गुजराती में लाना है तो ही क्वालिफाई होगे। अगर इतना नहीं लाते हो, बाकी इसमें 100 में 100 लाते हो तो कोई मतलब नहीं है। पर हाँ, ये मेरिट बनाने के काम नहीं आएगा, मेरिट केवल इस 100 मार्क्स में से बनेगा। अब इस 100 मार्क्स में क्या क्या रहेगा वो देख लीजिए। गुजराती तो रहेगी 120 में, वो ठीक है। तो लॉजिकल एबिलिटी जनरली ये सब रीजनिंग वाली चीज है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड मतलब एप्टी रीजनिंग आ गई 20-20 नंबर की, 40 मार्क्स हो गए। आपकी जनरल इंग्लिश आ जाएगी 20 मार्क्स की, 60 हो गया। 40 मार्क्स का आपका जो टेक्निकल नॉलेज है वो रहेगा, ठीक है। टेक्निकल नॉलेज मतलब आपका जो इंजीनियरिंग वाला बैकग्राउंड है, या फिर साइंस वाले जो कैंडिडेट हैं साइंस वाला जो बैकग्राउंड है, आईटीआई वालों का जो वो वाला बैकग्राउंड है। आईटीआई वालों के लिए वैसे ये है 100 मार्क्स का ही है। यहाँ पे हम लोग चूंकि एससीटीओ की बात कर रहे हैं और जेई की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए बात कर रहे हैं कि जो उनका बेसिकली कोर एरिया है वहां से पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये अगर हम मेंटेनर की बात करें जिसके लिए आईटीआई एलिजिबिलिटी है, तो एग्जाम का टाइम भी आपको पता होना चाहिए ना। 120 है, 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग है, ये सारी बेसिक डिटेल आपको पता होना चाहिए। ये 100 मार्क्स का है टेस्ट, इसके पहले वाला 120 का था, ये 100 मार्क्स का है। यहां पे भी आप देख पाओगे टेक्निकल नॉलेज 40, गुजराती 120, लॉजिकल एबिलिटी 20 और क्वांटिटी एप्टीट्यूड ये थोड़े 15 मार्क्स का दे दिया इसके बाद, ठीक है। और ये क्वांटिटी एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का दे रखा है, तो वहां 120 था, यहां पे घटा के 100 मार्क्स कर दिया है, दैट्स इट, ठीक है। सिलेबस ये जो है आपके वेबसाइट पे अवेलेबल है। पुराना वाला सिलेबस है वो मैं आपको दिखाई देता हूं यहाँ पे। ये लास्ट टाइम वाला सिलेबस है, आप देख पाओगे। एससीटीओ, जेई, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, लास्ट टाइम सिविल नहीं था इस वजह से इंक्लूड नहीं किया गया होगा। सीआरए का जो आप देख पाओगे ये सिलेबस है, मेंटेनर का ये सिलेबस है। तो ये बेसिकली सिलेबस है, ये उनके वेबसाइट पे अवेलेबल है, ठीक है। आप चाहो तो वहां से देख सकते हो, पर लास्ट टाइम है। मे बी अगर इस बार नया देते हैं तो फिर नया दे देंगे, पर देंगे भी तो अल्टीमेटली वही रहने वाला है, ठीक है। तो ये बेसिक आपका सिलेबस है। फिजिकल स्टैंडर्ड आपके प्रॉब्लम वाला अभी भी मुझे ग्रुप में काफी सारे मैसेज आए हुए हैं। अगर आप एससीटीओ को कर रहे हो तो आप देखो वहां पे A1 मेंशन किया गया है ना, यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट है आप देखो, यहाँ पे जो क्राइटेरिया लिख रखा है A1 लिख रखा है, A1 लिख रखा है सीआरए के लिए। बाकी सब में क्या लिख रखा है, ये A3 लिख रखा है, A3 नॉट बिलो द A3, बाकी सब में A3 लिख रखा है। नीचे वाले में बी वाली क्राइटेरिया भी है। तो इन सभी क्राइटेरिया का यहाँ पे स्टैंडर्ड दे रखा है, यू हैव टू फुलफिल दीज स्टैंडर्ड। नहीं करते हो तो ना फिलअप करो, डाउट है करते हो नहीं करते हो तो ये वाला स्क्रीनशॉट लेके जाइए,
जो आंख वाला डॉक्टर हो दिखाइए कि भाई ये देख लो, ये वाला चीज है, स्टैंडर्ड है, और मेरी आंखें चेक कर दो, मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं। एलिजिबल हो तो ही भरिए, नहीं एलिजिबल हो तो ना भरिए। देखिए यहां पे तो लिख रखा है भाई विदाउट ग्लास 6x6। इसमें अब भाई देखो SCTO वाले में ना ट्रेन ऑपरेटर और स्टेशन कंट्रोलर, वो वाली जो पोस्ट है उसमें तो आंखों का ही काम है, आंख नहीं रहेंगी मतलब एक्सीडेंट करवा दोगे आप, तो उसमें तो कोई कंसेशन नहीं है। ना ही आपके पास कोई सर्जरी होनी चाहिए, बिना चश्मे की आपकी आंख फिट होना चाहिए, फिजिकली भी आप फिट होना चाहिए, ठीक है। सिमिलर क्राइटेरिया आपको यहां पे मिल जाएगा, बस थोड़ा सा चेंजेस दे रखा है, 6/9 तक चल जाएगा। यहां पे आपका जो विजन है तो 6/9 तक चल जाएगा। इसी तरीके से बाकी सारी क्राइटेरिया, आप चूंकि मैं आंख का एक्सपर्ट नहीं हूं, यहां पे देखोगे जो नंबर है ±2D दे रखा है, ठीक है। तो आगे देखोगे तो नंबर थोड़ा सा बढ़ाया भी है, जो पावर किसी के पास है, यहाँ पे 4D क्या है, यहाँ पे भी 4D है। तो आप देख लो कि आप कौन सी पोस्ट अप्लाई कर रहे हो, किसके लिए एलिजिबल हो और कौन सी क्राइटेरिया में फॉल करते हो, मतलब कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड आपको फुलफिल करना है। उस मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से अपनी आईज चेक करवा लेना, ये स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। अगर आप इसको फुलफिल नहीं करते हो, सब होने के बाद, मेरिट में आने के बाद जब मेडिकल होगा उस समय आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इससे ज्यादा कुछ खास डिटेल है नहीं इसमें, ठीक है। जब सिलेक्शन हो जाता है तो एक और टेस्ट होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट, वो बाद में होता है, पहले इसकी मेरिट बन जाती है तब वो होता है। पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, वर्क प्रोफाइल क्या होती है, SC को क्या करना होता है, स्टेशन कंट्रोलर को, TO को क्या करना होता है, CRA को क्या करना होता है, JE को क्या करना होता है, मेंटेनर को क्या करना होता है, ये सब डिटेल जब हम इंटरव्यू करेंगे ना सिलेक्टेड कैंडिडेट का, वहां पे उन लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, आपका जो मन का डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे तो थोड़ा क्वेश्चन पूछना आसान रहेगा, उसी हिसाब से पूछ लूंगा मैं उनसे क्वेश्चन, वो रिप्लाई कर देंगे, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। बाकी ये बेसिक डिटेल रही। फॉर्म जरूर आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर 1-2 दिन वेट करना चाहते हो इस कंफ्यूजन की वजह से कि आप किसको अप्लाई करो, तो वेट कर लीजिए, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, थोड़ी डिटेल पता चल जाएगी आपको कि बेसिकली क्या करना होता है, कौन सही है। हाँ, SCTO में थोड़ी सैलरी ज्यादा है बाकी के कंपेरिजन में, तो अगर सैलरी क्राइटेरिया है कि नहीं हमको ज्यादा सैलरी वाली करनी है तो वो अप्लाई कर दो, आप कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।